आज हम पढ़ने वाले हैं अगले चैप्टर के बारे में। अगले चैप्टर है कंटेंट एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग। अब कोई भी जो प्रोजेक्ट होता है उसका जब हम प्रोजेक्ट प्लानिंग करते हैं तो उसको हम कैसे करते हैं, मतलब मान लीजिए कोई भी एक पिक्चर बनता है या फिर कोई भी मल्टीमीडिया तैयार होता है तो उसको उसके पीछे पूरी एक टीम लगती है। एक पूरे मल्टीमीडिया को बनाने के लिए बहुत सारी, जैसे मान लीजिए कोई पिक्चर, उसमें एक प्रोड्यूसर होता है जो कि उसके बाद उसमें सिंगर होता है, एक्टर होता है, डायरेक्टर होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि मिलके एक पिक्चर को बनाते हैं। एक पूरी टीम होती है जो कि एक एक स्किल होती है उन लोग के अंदर। किसी के अंदर फोटो कैमरामैन होता है जिसके अंदर मतलब हर एक चीज़ का एक एक स्किल होता है, जो कि एडिटर होता है जो वीडियो एडिट करता है। तो मतलब कि हर एक व्यक्ति हर एक काम को करता है, अलग अलग काम को। तो एक मल्टीमीडिया को बनाने के लिए एक पूरा टीम लगता है। तो आज हम जानेंगे कि किसी भी कंटेंट, मतलब कि जो भी आपके सामने जो मूवी है या फिर गेम है या फिर कोई भी चीज़ है जो भी मल्टीमीडिया के अंदर आता है, तो उसको जब हम लोग बना रहे हैं तो बनाते समय हम लोग का जो होता है उसके अंदर कैसे उसको डेवलप किया जाता है, उसमें क्या क्या कौन कौन से फेज आते हैं। तो डेवलपमेंट के लिए ये फेज आ रहे हैं, उसका जो भी प्रोग्राम बना रहे हैं उसके बारे में कि मतलब ये है क्या चीज़, इसका मतलब क्या उद्देश्य क्या है। हम लोग गेम बना रहे हैं कि हम वीडियो बना रहे हैं, हम लोग क्या बना रहे हैं, इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा समाज को, ये होता है पहला। दूसरा हमारा होता है और प्रोग्राम। तो इसके आउटलाइन ये और प्रोग्राम, मतलब कि इसके अंदर क्रिएटिंग, मतलब इसके अंदर लोग सोचते हैं कि ये जो हमारा जो बनने के बाद ये दिखेगा कैसे, इसका क्या ब्रांचिंग होगा। मतलब इसके अंदर हम लोग ब्रांच बनाते हैं कि पहले ये सीन होगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर ये हो। तो ये जो हम लोग करते हैं कि इसके बाद ये होगा फिर ये होगा, इसको बोलते हैं आउटलाइन योर प्रोग्राम। फिर आता है डेवलप ए फ्लो चार्ट। जब हम लोग ये सब चीज़ सोच लेते हैं तो डेवलप करते हैं एक फ्लो चार्ट का। फ्लो चार्ट के अंदर क्या होता है कि हम लोग पूरी टीम को बताते हैं एक तरीके से कि हमको ऐसे 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 करना है, तो टीम हमारी पूरी रेडी होती है। उसके बाद हमारा आता है स्टोरी बोर्ड। उसके बाद हम लोग का क्या आता है स्टोरी बोर्ड। उसके बाद उसकी स्टोरी लिखी जाती है कि भाई स्टोरी में क्या होगा, कैसे होगा, मतलब स्टोरी किसी भी कहानी का हर एक चीज़ की स्टोरी होता है। तो उसके बाद आता है स्टोरी बोर्ड, डेवलप द स्टोरी बोर्ड। अगला हम लोग का होता है इसी तरह कि प्लान द यूज़र इंटरफेस। तो प्लान करते हैं कि प्लान द यूज़र इंटरफेस। इसका मतलब हुआ कि जो यूज़र है वो उसको देखते टाइम उसको कैसा लगेगा। जैसे हम लोग ने तो सोच लिया कि ऐसे ऐसे होगा, लेकिन क्या यूज़र देखेगा तो उसको कैसा दिखेगा। अब मान लीजिए कोई भी वीडियो बनती है तो उसके अगल बगल बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है, हाँ, तो हमें वो सब थोड़ा दिखती है। हमको बस दिखता है एक मूवी कैसे चल रहा है, उसमें हीरो हीरोइन क्या रोल कर रहे हैं, ये हमें दिखता है। तो इसी तरह जो भी है, तो इसको देखने के लिए तो प्लान करना पड़ता है कि मतलब उसका इंटरफेस कैसा है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कंसिडरिंग कॉपीराइट, मतलब कि और साथ में ध्यान रखते हैं कॉपीराइट का। कॉपीराइट में इसमें क्या होता है कि जितने भी हमने कोई भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए हमने फ़ोटो यूज़ किया, किसी का गाना यूज़ किया, किसी का कुछ वीडियो यूज़ किया, तो उसका जो राइट है, मतलब कि कॉपीराइट का मतलब है कि कोई दूसरे का चोरी करके आप नहीं लगा सकते हैं, अपने वीडियो के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, अपने मूवी के अंदर किसी दूसरे मूवी का गाना आप अपनी मूवी में नहीं लग सकते, क्योंकि आप पे फिर कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। इसलिए उसमें आपको इसको ध्यान रखें कंसिडरिंग कॉपीराइट की, कोई भी जो भी है उस पर कॉपीराइट ना मारे। उसके बाद साथ में हमें, आप खुद बनाइएगा जब मूवी तो आपको पता चलेगा कि ये सब को आपको फेस करना पड़ेगा, आपके सामने ये सब चीज़ें आएंगी। उसके बाद जो ये होता है इस टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, ये सब का हम लोग को प्लान करना पड़ता है कि क्या जब मूवी चालू होगा तो कहाँ टेक्स्ट दिखेगा, कैसे स्टार्ट होगा, हीरोइन का सबका नाम दिखाता है, मूवी में डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर, लास्ट में टेक्स्ट दिखाता है, बीच में ग्राफिक्स दिखाता है जिस तरह का आपका मूवी है उसमें, कि कोई हीरो मार रहा है तो फिर वो कितना दूर उड़ के जा रहा है, कोई ऐसे हो रहा है, मतलब जो भी हम लोग को दिखता है ये सबको हम लोग बोलते हैं प्लान करते हैं एक टेक्स्ट, ग्राफिक्स और एनिमेशन के अंदर। उसके बाद प्रिपेयर द प्रोजेक्ट बजट एंड टाइम शेड्यूल, मतलब हम उसको सेट करते हैं कि प्रोजेक्ट में कितना बजट है, इस सबको बनाने में हमें कितना खर्चा लगेगा, कितना किसको पैसे देने पड़े, तो एक बजट बनाया जाता है कि इतना इसमें खर्चा लगेगा। और साथ में और इसमें टाइम शेड्यूल किया जाता है कि भाई इतने टाइम के अंदर हमें इस काम को ख़त्म कर देना है। 1 महीने में, 2 साल में, 3 साल में मूवी बन रहा है तो ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब कि इसको एक टाइम और बजट दोनों चीज़ों को सेट किया जाता है। इतनी सब चीज़ें जो कि जब प्लानिंग हो जाती है तब जाके एक मूवी हम लोग का तैयार होता है या फिर कोई भी चीज़ तैयार होता है। तो ये सब इसी को बोलते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट को मतलब कैसे प्लान करेंगे, कोई भी वीडियो, ऑडियो कुछ भी हमें बनाना है तो उसको एक प्लान करना पड़ता है, तब जाके हमारा बनता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग। अगला क्वेश्चन आता है
कि व्हाट इज़ द डेटा कंप्रेशन। डेटा कंप्रेशन क्या होता है? तो डेटा कंप्रेशन ये होता है कि मान लीजिए आप कोई वीडियो, आपने पूरी मूवी तैयार कर दी, और मूवी तैयार करने के बाद वो तो बनी 50 GB की, 60 GB की। तो क्या जो हम जो मूवी जब अपने देखते हैं या फिर अपने कभी मेमोरी में आप डाउनलोड करते हैं, तो क्या 50 GB की मेमोरी होती है? क्या 100 GB की होती है? नहीं, वो हमें मिलती है 1 GB, 2 GB, 3 GB, हार्डली 4 GB, इससे ज़्यादा नहीं मिलती, ज़्यादा 3 GB इतना हम लोग को मिलता है। तो कैसे हो पाता है 50 GB, 100 GB? वो जब मूवी तैयार होता है तो इतना GB का मूवी आपको 4 GB में कैसे मिल? वो होता है डेटा कंप्रेशन से। डेटा कंप्रेशन क्या होता है? इसमें होता है कि हम लोग जो उसकी जो बिट है, मतलब कि हर एक चीज़ की एक बिट में स्टोर होता है, उसके साथ हम हर एक चीज़ के फ्रेम रेट, हर एक चीज़ को बिट रेट उसका कम करते हैं, जिससे कि उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। जो भी वीडियो की जो क्लियरिटी है, बड़े बड़े कैमरे से जो भी शूट होते हैं उससे तो वो बड़े बड़े दिखते हैं सब, जो भी मतलब बड़े बड़े जो जितने भी कैमरे से शूट हो रहे हैं, तो उसका तो भाई वो 1 सेकेंड का वीडियो 500-500 MB, 300-300 MB का एक सेकेंड की वीडियो बनती है। तो सोचिए आपको पूरी मूवी कितनी ज़्यादा MB की होगी। तो इसी तरह तो जब वो पूरी मूवी बन जाती है तो उसको तो हमें, जब कस्टमर के पास, जो भी हमारे कंज्यूमर है उसके पास जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको तो इतना MB का नहीं चाहिए, क्योंकि उसका जो हार्ड डिस्क से जो भी उसका स्पेस है उसमें कम, उसके लिए तो कम बनाना होगा, तभी तो उसको अपलोडिंग में ईजी होगा। तो उसको क्या करते हैं, उसके बिट को कम करते हैं, उसके फ्रेम रेट्स को कम करते हैं, जिससे होता क्या है कि जब वो फ्रेम रेट उसको कम करेंगे तो वो हमको ऐसे, हम लोग को आंख से नहीं दिखाई पड़ता, हमको दिखता है कि हाँ अच्छी क्वालिटी में चल रही है। लेकिन जब हम किसी फोटो को, अगर मान लीजिए अगर किसी फोटो को आप कंप्रेस कर दीजिएगा, कंप्रेस मतलब कि तो वो ऊपर से आपको ठीक लगेगी, पर जब आप उसको जूम कीजिएगा तो उसका पिक्सल फटा हुआ आपको दिखेगा, उसका पिक्सल टूटा टूटा लगेगा। तो इसीलिए जितनी ज़्यादा क्वालिटी, अगर अच्छी ज़्यादा MB का फोटो होगा, उसको कितना भी आप जूम कीजिएगा वो आपको एकदम फोटो फटेगा नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि इसी को बोलते हैं डेटा कंप्रेशन। टेक्स्ट इनकोडिंग, व्हाट इज टेक्स्ट इनकोडिंग? तो टेक्स्ट इनकोडिंग क्या होता है, एकदम सिक्योरली डेटा को एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाते हैं टेक्स्ट इनकोडर का यूज़ करके। साथ में इसका यूज़ होता है कि हम किसी भी चीज़ को जब हम एनालॉग फॉर्म से डिजिटल फॉर्म में डालते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी हम लोग का टेक्स्ट फाइल है, उसको स्कैन करके हमने कंप्यूटर के अंदर डाल दिया, हाँ, तो जब वो गया उसके अंदर, तो वो अब एनालॉग मतलब वो जो फिजिकल से वो डिजिटल हो गया, ठीक है। तो वो उसके अंदर गया है, तो अब उससे का फायदा ये होगा कि हम किसी भी चीज़ को सर्च करके जल्दी खोज सकते हैं। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर पर कोई चीज़ हमें चाहिए तो हम लोग सर्च मारते हैं गूगल पे और वो हमें दिखाई पड़ता है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जब वो डिजिटल फॉर्म में चला गया तो उसको हम लोग इजीली सर्च करते हैं और सिक्योर होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं इनकोडिंग। उसके बाद आता है हम लोग का व्हाट इज ऑडियो इनकोडिंग। तो ऑडियो इनकोडिंग सेम इसी तरह होता है, और ऑडियो इनकोडिंग में भी यही होता है, उसमें भी बीट रेट को कम किया जाता है, लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता, लेकिन उसकी क्वालिटी उतनी होती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता, मतलब उसके बीट को कम किया जाता है उसके अंदर से, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ इमेजेस। इमेजेस कितने तरह के होते हैं? तो मान लीजिए इमेजेस हम लोग के जो भी फोटो खींचते हैं वो बहुत तरह के इमेजेस होते हैं, जैसे JPG, PNG, उसके बाद से आपका PEG, उसके बाद से आपको बहुत सारे इस तरह का AI, PSD, इस तरह के आपके इमेज के होते हैं। तो जो इसमें इतना तरह का क्यों होता है? एक भी तो हो सकता है। तो मेन इसका कारण ये है कि जो JPG फॉर्म होता है, जो इसका जो साइज होता है वो कम होता है, और जिसका साइज जिस चीज़ का कम होगा उसका क्वालिटी भी कम होगा। तो जब भी आप किसी को फोटो भेजते हैं JPG फॉर्म में, मतलब तो उसका क्वालिटी थोड़ा कम होता है। तो इस JPG फोटो को जब आप जूम कीजिएगा तो उसके पिक्सल आपको फटे हुए दिखेंगे। लेकिन जब आप PNG फॉर्म को यूज़ करेंगे, PNG या जैसे JPG का फुल फॉर्म होता है, जो JPG का फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। इसका फुल फॉर्म होता है, अगर आप PNG का आप यूज़ करेंगे तो इसकी क्वालिटी थोड़ी JPG मतलब अच्छी होती है, इसका यूज़ हम लोग वेब प्रोजेक्ट के अंदर करते हैं। मतलब कोई भी आप वेब डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो आप उसके अंदर इस फोटो को लगाइएगा, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, इसके पिक्सल नहीं फटते, इसीलिए हम लोग का PNG है और PNG पे हम लोग काम करते हैं। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, इसके अंदर जो है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स PNG का फुल फॉर्म होता है, और इसके अंदर इसका थोड़ा साइज भी ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो आप इसलिए हम लोग जैसे जैसे एडवांस, पहले JPG आया, JPG में हम लोग जब देखा कि बहुत क्वालिटी का कम है तो फिर PNG आया। तो जैसे हम लोग का यूज़ होता है, अगर हम लोग को थोड़ा कम क्वालिटी की
का इमेज चाहिए, कम साइज है तो हम लोग जेपीजी यूज़ करते हैं, अगर हमें ज़्यादा क्वालिटी की इमेज चाहिए तो हम पीएनजी यूज़ करते हैं। उसी तरह आता है जीआईएफ आता है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर आप देखते हैं कि कोई भी फोटो होती है वो चलती है, जैसे आजकल ज़्यादातर यूज होता है मीम्स के लिए। आप मीम्स देखे होंगे, जो छोटे छोटे हम लोग कोई टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं तो उसके अंदर जो मीम्स दिखाता है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी ग्राफिक्स होते हैं, इसको भी बनाया गया था फोटो के लिए, लेकिन आजकल लोग इसका मीम्स में यूज़ करते हैं। तो जीआईएफ इसी तरह हम लोग का जैसे जैसे बढ़ते गया टेक्नोलॉजी, वैसे वैसे हर एक चीज़ का आते गया। कैप्चरिंग इमेजेस यूजिंग स्कैनर एंड कैमरा। तो होता क्या है कि आपने देखा होगा कि जब आप साइबर पे जाते हैं तो वहाँ पे एक मशीन रखी होती है जिसको स्कैनर बोलते हैं। वो क्या करता है कि उसके अंदर जब हम फाइल किसी भी चीज़ को डालेंगे और उसमें रख देंगे तो वो क्या होता है, वो डायरेक्ट पहुँचा देता है कंप्यूटर के अंदर। तो उसके अंदर जो भी लिखा होता है हर एक टेक्स्ट को अंदर लेके चला जाता है कंप्यूटर के अंदर। तो इसका मतलब वो टेक्स्ट को अंदर ले जाने के लिए किसी फोटो को हम लोग अंदर लेके जा सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, किसके मदद से, तो स्कैनर के मदद से। इसलिए स्कैनर का यूज़ होता है। और कैमरा का तो आपको बताना नहीं है कि कैमरा क्या होता है। कैमरा क्या होता है, किसी वीडियो को कैप्चर या फोटो को कैप्चर करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे बारकोड के बारे में। दो तरह के होते हैं, जो एक होता है बारकोड, एक होता है क्यूआर कोड। देखिए जो बारकोड होता है वो आता है लाइन, उसमें आप देखिएगा लाइन 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 लिखा होता है, उसके नीचे नंबर्स होता है, तो वो उसको नंबर्स का यूज़ करता है नीचे उस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए। कि जिससे आप जाइएगा आपको मॉल वॉल में और वहाँ आप कोई भी सामान परचेज कीजिएगा तो वहाँ पे होगा क्या कि जब आप किसी भी सामान के पीछे हर एक चीज़ का बारकोड होता है, वो बारकोड रीडर एक मशीन होती है बारकोड रीडर, जिससे वो डिटेक्ट करता है और बताता है कि इसका इतना प्राइस है। ठीक है, तो वो बारकोड होता है। दूसरा होता है क्यूआर कोड। क्यूआर कोड तो आपने यूज़ किया होगा, ज़्यादातर इसका यूज़ होता है यूपीआई में और इन्फॉर्मेशन को उसके अंदर स्टोर करने। इसमें आप कर सकते हैं जैसे कि मान लीजिए इसमें आप इसको स्कैन करते हैं और कहीं भी पेमेंट कर देते हैं। आजकल इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जब से ऑनलाइन शिफ्ट हुई है लोग आजकल यूपीआई का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आप क्यूआर कोड, तो आपने दोनों चीज़ देख रखा है, आपको ज़्यादा समझाएगा। इसमें होता क्या है कि इसके अंदर आप क्यूआर कोड के अंदर आप किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को रख सकते हैं, जैसे ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंट, किसी भी चीज़ को आप रख सकते हैं क्यूआर कोड के। आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।